हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं सितंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई और अगस्त तीनों मंथ के करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है। इसके अलावा जो सेकेंड हाफ में जो करंट अफेयर एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसका भी जून और जुलाई मंथ ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और अगस्त मंथ भी अब हाल ही में 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आप ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियो के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो के लिंक और पीडीएफ सही टाइम पे एक ही जगह आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, और साथ ही एक और बात का आपको अच्छे से एश्योर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हैं कि ये मैं कौन सा मैं मॉर्निंग सेशन अच्छे से अटेंड करूं या इवनिंग सेशन अटेंड करूं या दोनों सेशन अटेंड करूं। फिर भी उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहे हैं मेरे वीडियोस के ऊपर, कि उनको ये लग रहा है कि जो मैंने 1 साल से किया वो काफी होगा कि नहीं होगा, या ये करने से एक कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर ले रहे हैं। तो मैं आपको बस एक अच्छे मैंने एक पूरे लाइन में मैं आपको अच्छे से श्योर करना चाहूंगा कि आप हम मेरे सारे वीडियोस से आप निश्चिंत रहें कि जितने भी जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन जो फ्रेंड्स हमारे अच्छे से देख ले रहे हैं, उनको शायद ही ऐसा कुछ होगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो और वो ना कर पाए, या मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो और वो ना कर पाए, ये शायद ही ऐसा होगा। तो इतना का मैं एश्योरमेंट आपको दे रहा हूँ। तो आप निश्चिंत होकर बस आप करंट अफेयर सेक्शन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी स्टैटिक पार्ट है उसका जम के अच्छे से आप जहां से आप पढ़े हुए हैं वहां से आप रिविजन करते रहिए। स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको वहां उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपको या तो कमेंट बॉक्स में आपको सजेशन मतलब उसका आंसर दे दूंगा, या नहीं तो मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ला दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बट अपना रिविजन अच्छे से करते रहिए। जैसे कि डेट्स और अभी आगे बढ़ने वाली है, ऑलरेडी 20 तारीख को अभी डेट हमको पता चलेगा कि कौन सा डेट होगा। बट इतना निश्चिंत रहिए कि 30 जून से पहले तो एग्जाम होने से रहा, तो इतना काफी टाइम है हमारे पास। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए, क्योंकि क्वेश्चंस अब बदलेंगे नहीं, जो बनना था वो ऑलरेडी बन चुका है क्वेश्चन। क्योंकि ये वेट नहीं करेगा कि अप्रैल में ही क्वेश्चन बन गया था, तो आप वो ध्यान रखते हुए अब क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अब जून में अगर एग्जाम होगा तो मई तक के करंट अफेयर्स आप करेंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अप्रैल तक के ही करंट अफेयर्स करना है। हाँ, ये हो सकता है 2018 या 19 का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, जो ऑलरेडी 2019 में किसी न किसी वजह से वापस से न्यूज में आया था। ठीक है, तो ये सब हो गया, आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं ये सब इसलिए बात ये बोला क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर मैं आप पे किस तरह, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इधर देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनका एक्चुअली हुआ है कि बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो ठीक से पूरे मंथ मैंने पूरे साल का करंट अफेयर्स में अप टू डेट नहीं रह सके, क्योंकि कभी किसी पूजा की वजह से, कभी किसी बीमार पड़ने की वजह से वो करंट अफेयर्स में डेली न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर सके, और मैगजीन्स और इधर उधर के जो डेटा कलेक्ट करके उन्होंने जो किया, इससे उनको कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है। तो वो तो एग्जाम स्किप करने पे लगे हुए थे। बट मैंने उनको कहा कि नहीं, एटलीस्ट आप देखे देखो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो भी ये सवाल पूछे वो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं। तो आप घबराइए मत बिल्कुल। आप अभी तक जो भी पढ़े हुए हैं करंट अफेयर्स का मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, स्टैटिक पार्ट आप जितना भी पढ़े हो बस अच्छे से रिवीजन करिए। प्रीलिम्स तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, होने का बहुत ज्यादा चांसेस मैं आपको श्योर करूंगा। मेंस में अगर कुछ गड़बड़ाया होगा तो उसके लिए भी आपको काफी टाइम मिलेगा। एटलीस्ट आप अटेम्प्ट दे के देखिए, आगे क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते थे और वो हम इजीली कर पाएंगे। तो आप अभी टेंशन बिना किए हुए आप पहले एग्जाम तो दीजिए, बाद में जो होना है वो होते रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, और हमेशा की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले मैप का क्वेश्चन एक करेंगे। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है वो है कि आइडेंटिफाई द स्टेट विच हैज वाइल्ड बफेलो एज इट्स स्टेट एनिमल। तो वाइल्ड बफेलो किस स्टेट का मतलब किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मतलब डिसाइड किया कि ट्रांसलोकेट करेंगे वो 5 फीमेल वाइल्ड बुफेलोज, जो कि मानस नेशनल पार्क आसाम में है, वहां से उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे वो ट्रांसफर करेंगे 5 फीमेल बुफेलो, ताकि वो वापस से रिप्रोड्यूस करके और भी वहाँ के जो संख्या है वो बढ़ा सके। क्योंकि जिस स्टेट का जो स्टेट एनिमल है वही अगर यदि एंडेंजर्ड में आ गया है, तो वो तो बहुत ही बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्वक बात है। तो इसलिए ये क्या किया जा रहा है कि असम के जो मानस नेशनल पार्क है वहां से 5 फीमेल बफेलोज को लाया जा रहा है, और वो बफेलोज को यहाँ पे ये उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे रखा जाएगा, और फिर धीरे धीरे ताकि वहां का भी आप मतलब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है बुफेलो का वो इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, और
इसी के साथ ये तो मैंने बता ही दिया कि छत्तीसगढ़ का ये स्टेट एनिमल भी है, क्या, व्हाइट बुफेलो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है आईशे रिपोर्ट, AISHE रिपोर्ट, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में लिखेंगे। तो ये क्यों लिख रहे हैं, क्यों था ये न्यूज में, चलिए जानते हैं। तो ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि ये आईशे का जो रिपोर्ट था ना 2018-19 का, वो रिसेंटली HRD मिनिस्ट्री ने निकाला। तो ये है क्या, तो ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये क्या, ये एक मतलब साल में एक बार निकाला जाता है, और ये वेब बेस्ड होता है। ठीक है, वेब बेस्ड मतलब डिजिटाइज बेस्ड होगा, और ये पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ये सारा स्टेटस को चेक करके ये बताएगा। और ये जो स्टेटस ले रहा है, वो जो डेटा ले रहा है, वो 2010 और 11 का एजुकेशन से कंपेयर करके लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो रिपोर्ट निकला, इसका की फाइंडिंग्स क्या क्या निकला, तो जेंडर गैप जो है ना, वो धीरे धीरे नैरोइंग होते जा रहा है, मतलब कम से जा रहा है। उसके अलावा जैसे ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स देखा गया है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पढ़ते हुए। ठीक है, काफी अच्छा बात है उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का देखा गया, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी आपको उत्तर प्रदेश में ही है, आप अच्छे से जानते होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि देर आर नाउ मोर फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 एनरोलिंग फॉर हायर एजुकेशन देन फीमेल मेल स्टूडेंट्स। मतलब 18 से 23 साल के जो बच्चियां हैं ना, हमारे फीमेल जितनी भी, वो ज्यादा एनरोल कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए मेल के कंपेयर में। उसके अलावा फीमेल इन जो एनरोलमेंट है ना, मतलब एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो 47.6% जो 2017 में 18 में था, वो अब 2000 मैंने एक साल के अंदर 48.6%, मैंने 1% का हाइक देखा गया। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे अगर कर रहे हैं, तो आप समझिए कितना बड़ा ये मतलब अचीवमेंट हुआ एक तरह से। ठीक है, उसके अलावा ये जो एनरोलमेंट रेशियो ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, वो क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि मार्जिनली वो इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब 25.8% था 2017-18 में, उसका 26.3 2018-19 में। ठीक है, और ये भी देखा गया है इस रिपोर्ट में कि जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में ना, क्या हो रहा है कि 1/3 ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएट में जब एनरोल कराते हैं अपने आप को, तो वो ज्यादातर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, और साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो में भी काफी ज्यादा वो लोग कर रहे हैं। मतलब जब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग MPhil और PhD लेवल में ना साइंस और इंजीनियरिंग एरिया में ज्यादातर एनरोल हुआ जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कि अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल का अगर बात बोलते हैं, तो उसमें भी देखा गया है कि 35.9% जो कि टोटल एनरोलमेंट किसमें हुआ, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में हुआ है। इसके अलावा 16.5% ही बस जो कि सिर्फ साइंस में हुआ, मतलब ह्यूमैनिटीज और इसमें 35.9%, और 16.5% सिर्फ साइंस लिए हुए हैं। ठीक है, आप ये 35.9 और 16 को ऐड करिए, देखिए आपको कितना वैल्यू मिलेगा। उसके अलावा 14.1% कॉमर्स में गया है, तो सबसे कम कॉमर्स में के लिए जाया जा रहा है। उसके अलावा ये भी देखा गया कि यूनिवर्सिटीज जो थे ना, वो 903 थे 2017-18 में, 993 हो गए 2018-19 में। तो इसका भी बढ़त आया है, 90 यूनिवर्सिटीज का बढ़त भी आया है। तो ये सब हुआ इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बता दिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। दूसरा टॉपिक है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों था न्यूज में, क्योंकि हाल ही में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है ना, MITI, इन्होंने क्या किया, गूगल के साथ एक स्टेटमेंट साइन किया, और ये क्या बनाया, बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया बोल के एक प्रोग्राम को लाने का सोचा। तो इस प्रोग्राम का क्या क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि डेवलप किया जाएगा मार्केट मतलब रेडी टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, और जो की सोशल प्रॉब्लम्स है ना, उनको किस तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड आप एड्रेस कर सकेंगे, इससे रिलेटेड MEIT और गूगल ने ये मिलकर बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम लाया। उसके अलावा ये क्या करेंगे, एक गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब नेटवर्क भी, जो कि आप शायद सुने होंगे हमारे बहुत सारे फ्रेंड, जो अक्टूबर और नवंबर मंथ में इसका एनरोलमेंट अच्छी तरीके से खुला था, और काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, तो इस क्लब नेटवर्क के द्वारा एनरोल करने का मौका दिया जाएगा। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है नेशनल सर्विस स्कीम, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में लिखेंगे, जिसके मिनिस्टर कौन है, श्री रिजू जी हैं, जो कि इसके मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड हाल ही में दिया। और ये क्यों दिया, ये किस लिए, ये इससे रिलेटेड अगर हम देखते हैं, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल के द्वारा ये स्कीम किया जाता है। और इसे कब दिया गया, मतलब जब गांधी जी का सेंटेनरी सेलिब्रेट किया गया ना, 100वां साल, 1969 से जब 100 साल, जब किस साल हो रहे हैं 2019 में, तब उस साल
मतलब 2019 के जो अक्टूबर 2 को ये अवार्ड नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड दिया गया। और अगर इसका बैकग्राउंड अगर हम जानते हैं तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो उस वक्त डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा मतलब चेयर किया जा रहा था, उस वक्त ये नेशनल सर्विस स्कीम का मतलब लाया गया था। तो इसीलिए अब उसी के तहत अभी प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इस तरह का अवार्ड भी दिया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NERA-MAC, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन वाले में लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये जो नेरा मैक है, इन्होंने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स एक रिसेंटली गुवाहाटी में खोला। गुवाहाटी कहाँ, असम का कैपिटल नहीं है, असम का एक बहुत ही अच्छा सिटी है, बहुत ही पॉपुलर सिटी है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब एक डेवलप सिटी है असम में। पर कैपिटल कौन है, दिसपुर। ठीक है, तो गुवाहाटी में ये इस तरह का मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स इनके द्वारा लाया गया। तो ये है क्या, नेरामैक से रिलेटेड अगर जानेंगे तो ये है एक पायनियर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्री हॉर्टी सेक्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब एग्री हॉर्टी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर तो आप समझ गए, हॉर्टी क्या हुआ, जो फल फूल घास फूस ये सब से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं ना, उनको हॉर्टिकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को मिला के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किस तरह से मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम बढ़ावा दे सकेंगे, उससे रिलेटेड ये एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी में सबसे पहले लाया गया। ठीक है, उसके अलावा ये जो इनकॉर्पोरेट किया गया था, ये 1982 में किया गया था सबसे पहले इस तरह का चीज, कहाँ पे, गुवाहाटी में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है माले डिक्लेरेशन। इसे मेल मत बोलिएगा, मेल डिक्लेरेशन नहीं है ये माले डिक्लेरेशन है, इसीलिए यहाँ पे एक ऐसे करके आपको एक दिया जाता है। ठीक है, माले डिक्लेरेशन। तो माले डिक्लेरेशन जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे और मालदीव से रिलेटेड कुछ बात है जो कि हम अब जानेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट जो था वो रिसेंटली कहाँ पे हुआ, मालदीव्स में हुआ। ठीक है, मालदीव्स में 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट हुआ। तो उस समिट में कौन कौन पार्टिसिपेट किए, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और सीनियर लॉ मेकर्स जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के थे, ये लोग इस समिट में पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो ये इवेंट जो था चौथा था इस बार का, इस बार जो 2019 में हुआ वो चौथा था। इससे पहले कहाँ कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले 2016 में जतिया संसद जो कि बांग्लादेश में है वहां पे हुआ था। इस जौतिया संसद मतलब वो वहां बांग्लादेश का पार्लियामेंट का नाम है ये। ठीक है, जौतिया संसद। और हमारे पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, संसद ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि 2017 में ये इवेंट हुआ था वहां पे। 2018 में कहा, श्रीलंका में, जहां पे पार्लियामेंट बोला जाता है, तो पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका में हुआ था। तो 2019 में हो रहा है माले, जो कि मालदीव्स का कैपिटल है, वहां पे हो रहा है। और ये सारे कंट्रीज के ऑफिशियल्स वहां गए थे और ये फिर डिक्लेरेशन, उसी मीटिंग के तहत ये माले डिक्लेरेशन साइन हुआ था। और उस डिक्लेरेशन में पर ये जो कश्मीर से रिलेटेड इशू उठाया गया था, तो हमारे तरफ से मतलब यूनानिमसली बोल दिया गया कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है, तो ये हमारे ऊपर छोड़ दें और हमारे ऊपर मतलब किसी तरह का आप इशू मत उठाइए। इसलिए इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, उनको भी ये साफ साफ उन्होंने कह दिया कि आप अपने, ये हमारे इंटरनल मैटर है, ये हम और आप आपस में मिलकर बात करेंगे। ये वो जगह नहीं है, मतलब मालदीव्स वो जगह नहीं है जहां पे इससे रिलेटेड डिस्कशन किया जाए। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जिसे हम फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि 7th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि RCEP है, जो 7वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुआ, बैंकॉक के, मतलब थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है। ठीक है, 7th था ये, ध्यान दीजिएगा, 7वां ये RCEP का हुआ। तो हमें एक्चुअली में क्यों चाहिए RCEP, क्या है ये, तो RCEP जो है वो 10 मेंबर जो कि आसियान कंट्रीज हैं और 6 अदर मेंबर, कौन कौन है वो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस साइड में है। उसके अलावा जापान और साउथ कोरिया आपको एक जगह मिलेगा। उसके अलावा इंडिया और चाइना आपको एक जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि टोटल कितना, 2 2 4 2 6, ये 6 कंट्री मिलके बाकी के जो 10 आसियान कंट्रीज है उनके साथ मिलकर ये RCEP का पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो ये 6 कंट्री, ये 10 कंट्री तो चलिए आसियान कंट्रीज है, पर ये 6 कंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें रशिया आपको दे देगा, बोलेगा ये भी क्या मेंबर है, तो रशिया इसका नहीं है। चाइना और इंडिया है हमारे साउथ एशियन की तरफ से।
उसके बाद थोड़ा अगर हम ईस्ट साइड जाएंगे तो वहाँ पे जापान और कोरिया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं होता। जब कोरिया सिंपली बोला जाए तो आप उसे साउथ कोरिया समझिएगा। तो जापान और कोरिया है, और इधर से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअली में इनका जो होता है, जब फॉर्मली जब 2012 में लॉन्च किया गया था, ये कहाँ से, कंबोडिया। कंबोडिया कहाँ पे है ये एक आसियान कंट्री है। तो वहाँ पे ये सबसे पहला बार 2012 में लॉन्च किया गया था आरसीईपी का। तो वहाँ से आप कैलकुलेट करिए, तो 2012 प्लस 7 कितना हुआ, 2019। तो इसलिए सातवां ये था। इसके अलावा ये जो इसका मेन काम होता है, ताकि बूस्ट कर सके जो भी ट्रेड से रिलेटेड हो ना, मतलब बिना टैरिफ, मतलब बिना बैरियर्स के। अब इंडिया से अगर यदि चाइना में अगर कुछ बिजनेस हो, तो बिना बैरियर्स का अगर वो इजीली अप और डाउन कर सके आपस के बिजनेस, तो उनसे रिलेटेड ये किया जाता है। और ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा अगर इसे साइन कर लिया जाए। बट अभी तक हमने इसे पूरी तरह से रेटिफाइड नहीं किया है, क्योंकि इससे ऐसा करने से हमें काफी ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, हमें प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि आसियान में बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको सख्त जरूरत है और जहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस है, जो हम, जैसा कि मोदी जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत लाए हैं, उस तरह से हम कर सकते हैं। बट अगर हम आरसीईपी के तहत, जहाँ पे 6, ये जो चाइना और ये ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज और भी हैं, स्पेशली चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा, चाइना और कोरिया जो हमारे लिए, जिनके लिए उनके लिए ज्यादा फायदा होगा हमारे से ज्यादा, बट बाकी सारे कंट्रीज के कंपेयर में हमें तो फायदा हो सकता है। तो ये सब चीज की वजह से हम अभी तक पूरी तरह से रेक्टिफाइड नहीं किए हैं आरसीईपी को। अभी भी नेगोशिएशन चल रही है, देखिए क्या होता है आगे। तो हाल ही में न्यूज में ये भी आया था कि जापान ने भी कह दिया कि जब तक इंडिया साइन नहीं करेगा तब तक हम भी इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे, क्योंकि जापान एक हमारा बहुत ही अच्छा एलाई भी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम। तो इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, समिट्स वाले सेक्शन में नहीं लिख रहे, ध्यान दीजिएगा। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने हाल ही में ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो मतलब फोरम था, इसे स्किप कर दिया इस मीटिंग में अटेंड करने से। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमने क्यों इसे मतलब अटेंड करने से मना कर दिया? क्यों? क्योंकि ये जो मीटिंग हुआ, ये पूरा का पूरा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उस पर डिपेंड हो रहा था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों, और हमें क्यों नहीं गए? क्योंकि ये हमारे जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है ना, पाक ऑक्युपाइड एरिया, यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ से वो रोड जा रहा है। और रोड जा रहा है, अगर उनको कंस्ट्रक्शन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पीओके एरिया है, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया नहीं है। तो उनका एटलीस्ट एक बार बनता था कि हमारे से परमिशन लेने का या हमारे से डिस्कशन करने का चाइना का, कि हम यहाँ पे बिजनेस ऐसा करना चाह रहे हैं। बट उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ऐसा डील किया, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये। तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये एक तरह से हमारे और चाइना के रिलेशन में थोड़ा हमें खटास आ गई है। तो इसलिए हम इस डील में स्पेशली नहीं जाना चाह रहे हैं। बट कहा जाता है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी फायदेमंद होगा पूरे वर्ल्ड लेवल में। बट हाँ, इससे एक चीज चाइना को फायदा होगा कि चाइना का मोनोपोली जो है ना, उनका जो शासन, वो पूरे वर्ल्ड में इस ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरा वर्ल्ड में छा जाने वाला है, ठीक है। और इससे ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आउटकम क्या होगा, ये जो सबसे पहले आपने सिल्क रोड सुना होगा, हड़प्पन और मतलब पुराने सिविलाइजेशन वाले हिस्ट्री के टॉपिक्स में। तो ये एंशियंट ग्रेट सिल्क रोड जो है ना, यूरेशिया मतलब यूरोपियन और एशियन कंट्रीज, इनको मिला के जो मॉडर्न फॉर्मेट में एक वापस से एंशियंट ग्रेट सिल्क रोड टाइप का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक तरह से एंशियंट जो कि सिल्क रोड था ना, उसी का एक तरह से मॉडर्न वर्जन है। इसीलिए उसको हम जितने भी बाकी के देश हैं, वो पूरा ग्लोबल लेवल पे इसी तरह से देखा जा रहा है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या? ये 2017 में चाइना के द्वारा ये निकाला गया, और कहा कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों को हम जोड़ेंगे। तो अफ्रीका को भी ये जोड़ा जा रहा है ये बाई सी वे से, ठीक है। इसलिए बहुत ये जो श्रीलंका में जो हम्बन टोटा है, वहां पे चाइना काफी दिनों से चाह रहे हैं कि अपना बेस भी बनाने का, और शायद हो भी गया है बहुत अच्छी तरीके से। उसके अलावा मालदीव्स में भी वो बहुत सारा ये कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना अफ्रीका तक पहुंच सके, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे बेल्ट एंड रोड मतलब यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन का, तो इनके कॉम्पोजिशन में आते हैं रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। और ये जितने भी पांचों कंट्रीज है, इनके बीच फ्री मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज एंड लेबर है, ठीक है। और यही सारे कंट्रीज जो थे जिनको सोवियत यूनियन पहले कहा जाता था, अब ये लोग अलग हो गए हैं। अब रशिया, बेलारूस, ये पांचों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो इनके बीच में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है,
और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इसी के अंदर इसी मीटिंग में ये लोग डिस्कस करने वाले थे, इसलिए हमने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, वरना हमें कोई आपत्ति नहीं थी यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन में पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पेस सेटर फंड प्रोग्राम, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स और हमारे रिलेशन को दिखाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, देखते हैं क्या है ये। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने क्या किया, एक अवार्ड मतलब एक ग्रांट मतलब 4 प्रोजेक्ट से रिलेटेड सैंक्शन किया, जो कि सेकेंड राउंड ऑफ पेस सेटर फंड प्रोग्राम के तहत आता है। ठीक है, मतलब सेकेंड पेस सेटर, इससे पहले भी ये प्रोग्राम आया था, ये सेकेंड राउंड वापस से आया गया है, और इसमें हमने ये एमएनआरई ने इन्होंने क्या किया, 4 प्रोजेक्ट इस मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड लेके आए हैं। ठीक है, ये पेस सेटर फंड के बारे में अगर जानते हैं, तो ये इंडिया और यूएसए के द्वारा 2015 में लाया गया था। तो सेकंड देख लीजिए, सेकंड जो राउंड आ रहा है ये 2019 में आया था। ठीक है, इसमें टोटल लगभग 50 करोड़ यानी 7.9 बिलियन यूएस डॉलर ये जॉइंटली मतलब इंडिया और यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर सके और पोल्यूशन लेवल को भी घटा सके। ठीक है, इसके अलावा इस अगर आपको इस मतलब कोई भी ये जो 4 प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर किसी को चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो देने के लिए यहाँ 50 करोड़ तक लेके आया जा रहा, बट जिन कंपनी या जिनको ये अवेल करना है, तो उनको कुछ एलिजिबिलिटी का मतलब पालन करना होगा। वो क्या क्या है? तो मस्ट बी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द वायबिलिटी ऑफ ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब जहाँ पे ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, वो सारे एरिया में ऑर्गेनाइजेशन जो भी अगर हो, वो प्रोजेक्ट को इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को आसानी से जाएंगे, तभी उनको ये फंडिंग मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और इसके तहत 1 मेगावाट तक का क्लीन एनर्जी सिस्टम का यहाँ पे प्रोजेक्शन भी किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसलिए पेस सेटर, ये ध्यान दीजिएगा, ये पेस सेटर बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि इससे आप रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें रिलेट ही नहीं कर पा रहे। तो पेस सेटर को रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेट करिएगा, और उसको फिर यूनाइटेड स्टेट से भी रिलेट कर दीजिएगा, तब जाके ये चेन अगर आपको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इजिली आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। तो इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, ना ही डब्ल्यूएचओ के अंदर, ना ही हम लोग अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड, ये हम लोग इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ का जो ग्लोबल बॉडी है ना, द ग्लोबल फंड, इसे हमें याद रखना है क्योंकि सॉरी, तो हमें द ग्लोबल फंड को याद रखना है, ना कि ये और किसी चीज को। तो क्या हुआ कि इंडिया ने हाल ही में अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल फंड में देने का, उसे 22 मिलियन यूएस डॉलर दिया उन्होंने, ताकि एड्स, टीबी और मलेरिया को से हम फाइट कर सकें। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म है GFTAM। ठीक है, तो ये TAM का जो आप है, टीबी, एड्स और मलेरिया, इसका GF गफ्टम इस तरह से कुछ लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है टीबी और मलेरिया के यहाँ पे कुछ और दे दे, टाइफाइड दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 3 बीमारी के लिए हम ये जो ग्लोबल फंड में ये मतलब फंडिंग दिए हैं। ठीक है, और जो हम लोग फिफ्थ अपना जो ये छठा हम लोग साइकिल दिए हैं अपना पेमेंट का डोनेशन, इससे पहले जो हम लोग साइकिल दिए थे वो 10% कम था, यानी लगभग ये 22 मिलियन से 10% कम पिछले बार दिए थे, इस बार हम लोग ज्यादा दिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली है क्या, ये फंड है ताकि हम एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से मतलब फाइट कर सके। इंटरनेशनल एक तरह से फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम करेगा, और जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है, इन तरह का फाइनेंस की जरूरत पड़ती है इन बीमारियों से फाइट करने के लिए, तो उनको ये सपोर्ट करेगी ये फंड। ठीक है, उसके अलावा इसे जो फाउंड किया गया था, ये 2002 में ही फाउंड कर दिया गया था, और किनके बीच में? गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और पीपल अफेक्टेड बाय द डिजीज, इन सबका कोऑपरेशन से इस फंड को बनाया गया था। और इनका जो मेन हेडक्वार्टर है, मतलब सेक्रेटरीट है, वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी था है, जो कि नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, मतलब किसी तरह का ऐसा नहीं है कि आप फंडिंग कर रहे हैं तो उसको वो लोग कहीं और बिजनेस में लगा रहे हैं, जैसा बैंक्स में होता है वैसा ये लोग नहीं है। जो भी यहाँ पे मतलब डोनेशन दिया जा रहा है इस ग्लोबल फंड में, ये कर रहे हैं जो भी रिक्वायर्ड कंट्रीज है, रिक्वायर्ड आदमी है, जो भी है, उनको ही पे वो पूरा तरह से ये 3 बीमारी को लड़ने में मदद करने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा पर हुआ क्या था कि 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को एकदम ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया। पहले तो ये डब्ल्यूएचओ से थोड़ा भी रिलेटेड था, क्योंकि होस्टेड डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही किया जाता था, बट बाद में 2009 के बाद ये पूरी तरह से अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डब्ल्यूएचओ संभाल रही थी उससे अपने आप को मुक्त कर लिया, और ये ऑटोनोमस बॉडी बन गया। तो एट प्रेजेंट ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ का इनसे कोई रिलेटेड नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे डब्ल्यूएचओ नहीं लिखा।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉडीज वाला सेक्शन में, क्योंकि ग्लोबल फंड एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए पीएम किसान स्कीम। ठीक है, पीएम किसान स्कीम को, किसान को बोलते हैं किसान सम्मान निधि, मतलब किसान सम्मान निधि, तो इसको किसान स्कीम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक क्या किया है, अभी हाल ही में देखा जा रहा था, ये स्कीम तो बहुत पहले निकाला गया, बट देखा जा रहा है कि उतना ज्यादा एनरोलमेंट हो नहीं रही है। मतलब एक जो स्टेट स्टेट सेंट्रल और जो किसान है, उनके बीच का जो ट्यूनिंग है ना, ये तीनों का ट्यूनिंग ठीक से बन नहीं रहा था। तो ये स्टेट और जो मीडिएटर थे स्टेट ना, ये ठीक से ट्यूनिंग करवा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली एक लिंक बना दिया फार्मर्स के साथ, इस एक पोर्टल बना के, ताकि उस पोर्टल में आप यहाँ पे पोर्टल में अपना डिटेल्स भरिए, फार्मर्स का काम होगा, अपना डिटेल्स भरिए, और अपना ये किसान जो सम्मान, मतलब ये किसान सम्मान निधि का जो लाभ है वो डायरेक्टली पोर्टल से इनको सेंट्रल के द्वारा यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पोर्टल से डायरेक्टली ये जो बीच का जो लेट हो रहा था, इसको वो दूर किए। तो अगर इस किसान स्कीम से रिलेटेड अगर जानते हैं, तो इसके तहत क्या होगा, जो भी वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज होंगे ना, जिनका बहुत बुरा हाल है फैमिलीज का, जिनके पास कल्टिवेबल लैंड जो भी अपना 2 हेक्टेयर से भी कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम है, उनको 6,000 हर साल तक का डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो कि 2,000 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 करके दिया जाएगा। वो फार्मर फैमिली जिनका 2 हेक्टेयर से कम है उनके पास लैंड, मतलब फार्मिंग करने के लिए, उनको 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 टोटल साल का दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप पूछोगे तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर फैमिली का डेफिनेशन क्या होगा, तो वो हुआ उसमें हस्बैंड, वाइफ, माइनर चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम हो, और ये कलेक्टिवली ओन कल्टिवेबल लैंड उनके पास जो टोटल मिला के, मतलब ऐसा नहीं कि 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, तीनों के नाम से अलग अलग हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो टोटल तो 6 हेक्टेयर हो गया ना, नहीं, टोटल मिला के तीनों जो भी है उनको मिला के, अगर पूरे फैमिली का मिला के 2 हेक्टेयर से नीचे अगर लैंड होगा, उनको ये 6,000 तक पूरा साल का दिया जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा नहीं है, इससे रिलेटेड एक और बात है कि ये जो किसान सम्मान निधि स्कीम है, इसी तरह का कुछ स्टेट्स हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं किसान स्कीम को। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि उनके स्टेट में इससे ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, तो वो किसान स्कीम को क्यों फॉलो करें। क्योंकि ये जो किसान स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब ये सेंट्रल के द्वारा कुछ आएगा परसेंटेज रेशियो में, और ये स्टेट के द्वारा भी कुछ दिया जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा देखे देखे वो बोल रहे नहीं, ये आप जो स्कीम में दे रहे हैं ये उतना आपको फायदा नहीं दिलवा पा रहे हैं स्टेट ने जो, तो इसलिए कुछ स्टेट्स ने ये अपना खुद का एक स्कीम चला के रखा है। जैसे तेलंगाना ने, ये न्यूज में भी था और ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स के, रितु बंधु स्कीम, बहुत ही अच्छा स्कीम है जो बहुत अच्छे से चल रहा है तेलंगाना में। तो उनका वो क्या कर रहे हैं, 4,000 पर एकड़ ऑफ एवरी सीजन हर फार्मर को दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा बात हुआ ना, 4 एकड़ हर सीजन में, एक साल का नहीं, हर सेशन में, मतलब हर सीजन में 4,000 एक एकड़ पे दे रहे हैं। वहां हेक्टेयर का कंसेप्ट है, यहाँ एकड़ का कंसेप्ट है, जो कि हर फार्मर्स को दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट इसी टाइप का सेम ये जो तेलंगाना में चल रहा है, उसी तरह का उड़ीसा और झारखंड में भी चलाया गया है। जैसे उड़ीसा में एक है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसे कालिया स्कीम करके भी बहुत फेमस है। तो इसमें क्या कर रहे हैं वो, 5,000 पर एसएमएमएफ को देंगे, और जो भी मतलब बहुत ही वीकर सेक्शन ऑफ जो फार्मर्स होंगे, और उसको मतलब साल में 2 बार 5,000 करके देने का उनका वो रखे हैं। ठीक है, तो यानी 10,000 एक साल का, जो कि वहां 6,000 दिया जा रहा है सेंट्रल के द्वारा, वो भी स्टेट के साथ मतलब पार्टिसिपेट करके। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमको तो वो स्कीम चाहिए नहीं, हम यहाँ पे ऑलरेडी आपसे अच्छा पैसे दे रहे हैं, तो ये डबल स्कीम क्यों देना। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी एक मिनिमम एमएसपी के ऊपर डिपेंड करके इस तरह का एक भावांतर भुगतान योजना लाया है। ठीक है, तो इसी वजह से किसान स्कीम ये सारे स्टेट में थोड़ा मतलब अलग डिफरेंट स्टाइल में है। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफिलिकेशन असेसमेंट। ठीक है, जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, एस्टेरॉयड आप जानते हैं ना क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ ये इस तरह से ये घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये घूमते 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 कभी कभी होता है कि वो अर्थ के अंदर भी आ जाते हैं। तो अगर कभी ज्यादातर तो ऐसा होता है कि वो जैसे ही हमारा एग्जोस्फेयर है वहां पे जैसे ही आता है वहां पे वो ब्रस्ट हो जाते हैं या वो जल जाते हैं।
बट कोई कोई बहुत ही ज्यादा अगर भारी माना जाता है जुरासिक एरा है। वो जुरासिक एरा खत्म होने का रीजन ये है कि मेक्सिको जो आप कंट्री है, वहां पे एक बहुत बड़ा ऐसा एस्टेरॉयड जो गिरा, जिसके वजह से पूरा टेरेसिक जो भी डायनासोर्स है, उनका एक नामो निशान पूरे वर्ल्ड से मिट गया। ऐसा ऐसा प्रलय आ गया था उस वक्त। तो इसी तरह से ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। तो इसमें से 2 एस्टेरॉइड को देखा गया है, जो कि उसका आशंका लगाया जा रहा है कि उनमें से शायद कोई एक धरती के अंदर घुस सकता है, और वो घुसा तो शायद बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ह्यूमैनिटीज के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। तो इसी के ऊपर नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलके, इसलिए दोनों बॉडी मैंने लिखा है, तो ये दोनों मिलके एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। जिनके तहत वो क्या करेंगे, वो जो एस्टेरॉयड घूम रहा है ना, अगर मान लीजिए ये इनका ऐसा प्रोजेक्ट है किया हुआ है, इस तरह से वो घूमते 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 वो अर्थ के अंदर घुसेगा। तो अगर इस तरह का घूम रहा है, अगर वो यहाँ जब पहुंचेगा ना, तो उस वक्त अगर यदि उसको किसी सैटेलाइट या किसी के द्वारा उसको पंच करे, या इस तरफ से पंच करे, तो वो अपना एक डायरेक्शन है वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा, और डेविएट होकर फिर दूसरा डायरेक्शन में घूमते रहेगा। तो शायद और कुछ साल बाद आए वो अर्थ के अंदर, या वो ना भी आए, वो कहीं और अट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये सब वजह से वो करें। तो ये 2 एस्टेरॉयड, उसका नाम है डीडीमोस, ठीक है। तो इसमें अगर इससे रिलेटेड अगर हम जानते हैं, तो सेम यही बात जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, वही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है कि डीडीमोस को जो है, इनमें से एक डीडीमोस को डिफ्लेक्ट करने का काम करने का ये एआईडीए में किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 एजेंसी कौन है, नासा और ईएसए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हेड ऑन जनरेशन हॉग टेक्नोलॉजी, जिसे रेलवेज वाले सेक्शन में लिखेंगे। चलिए जानते हैं क्यों, क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, बट लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे रिलेटेड जान के, क्योंकि हमारे मैक्सिमम फ्रेंड्स लोग होंगे जो रेलवेज में ट्रैवल हमेशा करते रहते हैं, या किए ही होंगे ना कभी, तो आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री ने जो एलएचबी कोचेस होते हैं ना, जो अभी आप देखते हो मैक्सिमम सारे अच्छे अच्छे जो वीआईपी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होते हैं ना, उनको आप रेड कलर का कोचेस देखेंगे, तो उन कोचेस को बोला जाता है एलएचबी कोचेस, मतलब लिंके हॉफमैन बुश कोचेस, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर वो लोग क्या क्या हेड ऑन टेक्नोलॉजी, हॉक टेक्नोलॉजी का लाने का सोच रहे हैं। तो ये क्यों, क्या है ये हॉक टेक्नोलॉजी? तो ये हॉक टेक्नोलॉजी में होगा क्या कि जो होटल लोड होता है ना, होटल लोड बोला जाता है एक्चुअली जो एयर कंडीशन, जो भी एयर एसीज होते हैं ना, लाइट्स, फैंस और पैंट्री, मतलब खाने वगैरह का, तो इन सब का लोड ना वो उसी लोड पे पड़ता है। तो आप देखते होंगे ये जितने भी रेड कलर के जो ट्रेन होते हैं ना, तो इंजन जो सबसे आगे एक कोच होता है, और एक सबसे लास्ट का कोच होता है जिसको जनरेटर वैन हम लोग इसी नाम से जानते हैं। वैसे ये नॉर्मल ट्रेन पे एसएलआर कोच बोला जाता है, बट इस एलएचबी जो ट्रेन होते हैं ना, इसमें जनरेटर वैन होते हैं दोनों तरफ, आगे और पीछे। तो इनका काम क्या होता है कि पावर जनरेट करने का और पूरे ट्रेन में ये रन करने का, ठीक है। पर लेकिन ये जो हॉक टेक्नोलॉजी है, ये हेड ऑन जनरेशन है, मतलब हर कोच में क्या होता है, ऊपर एक पैंटोग्राफ होता है। आप देखेंगे कि बिजली का तार इधर से जाता है, और ऊपर एक ऐसे करके रहते हैं, और ये एक तरह से पकड़ के रखता है, और ये चलते रहता है ट्रेन, पूरा इधर से ट्रेन इधर चलते रहता है, ये ऊपर इस तरह का निकला रहता है, आप देखते रहिए स्पार्क भी करते रहता है। तो ये इस तरह का हेड ऑन जनरेशन, मतलब जब वो वहां से पावर जब लेगा ना, तो वो क्या करेगा, उसका काम होगा डायरेक्टली 3 फेज में कन्वर्ट करके। मैं आपको आपको ये सब जरूरत नहीं है जानने का, सिंगल फेज, 3 फेज, ये सब कुछ साइंटिफिक वर्ड है, जो भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ये रिलेट कर पाएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है आपको इसके बारे में एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ है। आपको बस ये रखना है कि इसके ऊपर का जो एंटेना है, वो एंटेना इससे, मतलब एंटेना नहीं बोलेंगे इसको, मतलब ये पैंटोग्राफ जो है, इसका काम होता है ये वहां से सोर्स मैंने पावर लेना, और उसके बाद उसे कन्वर्ट करके वो पूरे, मतलब सिर्फ उसी कोच में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का काम अगर यदि ये हर कोच में अगर ऐसा होने लगे, तो ये क्या होगा, जब खुद ही अपना कोच ही अगर अपना पावर जनरेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मतलब सिंगल फेज वहां से लेता है, उसको फिर कुछ कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको वो डिटेल साइंटिफिक टर्म्स नहीं बोल रहा हूँ, बस हाँ वहीं पर अगर हर कोच ही अगर कन्वर्ट करने लगे, तो ये जो 2 कोच होते हैं ना, स्टार्टिंग और एंड में, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स को उसमें भी डाल सकेंगे, क्योंकि एक कोच में आप कम से कम 70 to 100 पीपल उसमें जा सकते हैं। तो आप सोचिए 200 लोगों को और एक्स्ट्रा आप ले जा पाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। तो इसीलिए अगर आप हेड ऑन टेक्नोलॉजी, हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं, मतलब सर पे ही अगर आप टेक्नोलॉजी से आप जनरेट कर सक रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। तो इसीलिए हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एंड ऑफ द जनरेशन टेक्नोलॉजी से ज्यादा बेहतर माना जा रहा है, तो इसी को अभी चेंज करने के लिए लाया जा रहा है। उसके अलावा एक और फायदा होगा, ये जो जनरेटर चलते रहते हैं दोनों, ये काफी नॉइज भी प्रोड्यूस करते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, तो हम उससे भी हमें फायदा मिलेगा, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से।
क्योंकि वो जनरेटर चलता है, तो जनरेटर तो पोल्यूशन वो तो कुछ एक्सहेल करता है ना, वो सब चीज से भी फायदा मिलेगा हमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। ये भी एक साइंस से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो इसे हम बायोटेक या इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटम सुप्रीमेसी है, ये एक गूगल के द्वारा कुछ निकाला गया है, तो इसलिए गूगल एक इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में आता है। तो हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले में भी लिख सकते हैं या बायोटेक वाले में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि गूगल ने एक मतलब कंप्यूटर साइंस मतलब एक अचीव किया एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन, क्वांटम सुप्रीमेसी रिलेटेड। तो ये क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है ये पहले जान लेते हैं हम। तो मतलब रिसर्चर्स ने एक मतलब एबल किया क्वांटम कंप्यूटर का। क्वांटम कंप्यूटर क्या मतलब, जो कि सिंगल कैलकुलेशन दैट दैट नो कन्वेंशनल कंप्यूटर कैन कैलकुलेट इन अ दैट, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी ये वैसा कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा जैसा क्वांटम कंप्यूटर सुप्रीमेसी ये क्वांटम कंप्यूटर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह क्वांटम स्पीड में ये काम करेगा। क्वांटम स्पीड मतलब लाइट का स्पीड, एक तरह से क्वांटम जाता है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये क्वांटम में काम करेगा। तो सोचिए कितना ज्यादा स्पीड होगा ये, जो कि नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से भी काफी ज्यादा होगा। तो इसी के द्वारा इसलिए गूगल के द्वारा ये बोला गया है कि जो कन्वेंशनल कंप्यूटर होते हैं ना, यहाँ तक कि जो आईबीएम का बनाया हुआ जो सुपर कंप्यूटर, उनको भी पूरा वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 10,000 साल लग जाएगा, जिसको ये मात्र 20 सेकंड से 3 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर देगा। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा ये मतलब ये क्वांटम सुप्रीमेसी कितना वास्ट होगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वांटम कंप्यूटर वर्क कैसे करेगा, तो जिस तरह से जो नॉर्मल अभी के जो सिस्टम है वो 0 और 1 में काम करते हैं। सुने ही होंगे हमारे बहुत सारे फ्रेंड जो कि कंप्यूटर साइंस या इससे सबसे रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड, तो 0 एंड 1 यूज करते हैं बाइनरी सिस्टम। बट यहाँ पे क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स यूज करके वो लोग मतलब अपना लैंग्वेज, क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स यूज किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है इस टॉपिक का। हो सकता है आपको क्वांटम मैकेनिक्स में दे दे 0 और 1 यूज किया जाता है, नहीं, 0 और 1 के रिप्लेसमेंट में क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो प्रोजेक्ट नेत्र, जिसे हम इसरो वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि इसरो के द्वारा ही रिसेंटली ये एक इनिशिएटिव लिया गया है प्रोजेक्ट नेत्र के तौर पे। ये क्या है? ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस पे, ना कि आपको सी या ओशियन या रिवर्स में नहीं है, अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं है, ये स्पेस से रिलेटेड है। जो भी मतलब अगर हमारा कोई सैटेलाइट है, ठीक है, आप जानते हैं कितना कॉस्टली होगा हमारे लिए सैटेलाइट, ये पैसों से ज्यादा हमारे लिए सैटेलाइट है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमें हर तरह का सोल्यूशन दे रहा है कि कौन हमारे साथ आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किसी तरह का अटैक नहीं हो सकता। हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सैटेलाइट हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हमेशा ही अपना निगरानी करते रहते हैं। उसके अलावा जितने भी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके अलावा बहुत सारे वेव से लेके या बहुत से सुनामी से, हर तरह का चीज पे हमेशा मतलब निगरानी दिए रहते हैं। तो उस जो निगरानी देने वाला सैटेलाइट है उसको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, कि कल को अगर उससे आप जानते हैं कि मतलब मिलियंस ऑफ डेब्रीज है, जो डेब्रीज मतलब जो भी सैटेलाइट जो अब खराब हो चुके हैं, वो अब वो तो अब उनका पावर या सोर्स नहीं है, अब वो क्या है, वो घूमते रह रहे हैं कहाँ पे, जो भी स्पेस में वो मंडरा रहे हैं, घूमते रह रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी मतलब इस तरह का है, नहीं उनको कोई टान पा रहा है, नहीं उसको खत्म कर पा रहा है। वो बस एक अर्थ का एक मतलब स्पेस का एक पोल्यूशन बन गया, पोल्यूटेड, मतलब जिस तरह से एयर में यहाँ पे पोल्यूटेड 2m पार्टिकुलेट मैटर्स है 2.5 इस तरह का, उसी तरह का वहां पे हो गया एक ये जो डेब्रीज है ना, जो सैटेलाइट्स या कुछ भी छोटे से लेके बड़े बड़े सैटेलाइट जो खराब हो चुके हैं, तो वो अब अपने ही एक ऑर्बिट में घूमते ही जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो वो जब घूमते जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे सैटेलाइट को कोई आके अटैक मतलब टकरा जाए और हमारा सैटेलाइट बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए एक हम ऐसा प्रोजेक्ट नेत्र लॉन्च कर रहे हैं, जो कि वार्निंग सिस्टम होगा उन सैटेलाइट के लिए, ताकि वो हमारे डेब्रिज से मतलब हमारे सैटेलाइट को डेब्रिज से बचने में हमें मतलब हेल्प कर सके। ताकि अगर हम देखें कि हमारे सैटेलाइट के ऑर्बिट पे ही कोई डेब्रिज आने वाला है, तो हम पहले ही उस डेब्रिज को अटैक मतलब उस पर कुछ हम लोग उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, या हम अपने सैटेलाइट को ही थोड़ा स्पीड इधर उधर वैरी करा के या कुछ भी करके हम कुछ उसको साइड कर दें, ताकि हम अपने सैटेलाइट को बचा सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो भी हम स्पेस से रिलेटेड है, ये बहुत ही मतलब किसी भी तरह का थ्रेट से हम को बचने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये स्पेशली काम कहाँ पे करेगा, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, जहाँ पे ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारे, वहां पे ये ज्यादातर रहेगा। इसका काम होगा प्रोजेक्ट नेत्र का, जो कि 36,000 किलोमीटर है हमारे अर्थ मतलब हमारे सरफेस ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, वहां पर ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो उनको हमें बचाना है, उनके सेफ्टी के बारे में सोचना है, इसीलिए प्रोजेक्ट नेत्र लाया गया। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। यहाँ पर भी वही सब लिखा गया है कि पाया गया है 10 सेंटीमीटर से लेके लगभग 3400 किलोमीटर तक का सैटेलाइट, मतलब उस तरह का वहाँ पर उस रेंज में है, इतने सारे डिब्रीज हैं। तो उन और बहुत सारे सैटेलाइट जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको हमें बचाना भी है। तो ये सब सारा चीज करते हुए हमें ये प्रोजेक्ट नेत्र लाया गया, जो कि बहुत ही उतना से प्रोजेक्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल में इसके बारे में अच्छे से हमें अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि यूएनसीसीडी के नाम से भी है और जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पे लिख रहे हैं, ना कि यूनाइटेड नेशन एंड इट्स बॉडीज में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब आएगा ऐसा कुछ कुछ जो कि हम इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पे लिख रहे हैं, क्योंकि यूएनसीसीडी को ना इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम जो कि इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ही एज ए नोडल मिनिस्ट्री संभाला जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में 14वां मीटिंग हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि दिल्ली में किया गया था। डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड हाल ही में दिल्ली में यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि दिल्ली में हुआ है, यूनाइटेड नेशन का कुछ है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये और ऊपर से इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसी वक्त जब दिल्ली में हम लोग आए तब उसी वक्त क्या हुआ, चाइना से हमने प्रेसिडेंसी ले लिया और अब हम ये जो डेजर्टिफिकेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो कन्वेंशन है इसका हम लोग प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, क्योंकि ये रोटेशनल होता है। तो इस बार हम इंडिया ने क्या किया, चाइना से प्रेसिडेंसी जो है वो ले लिया। ठीक है, तो यूएनसीसीडी के बारे में अगर जानते हैं तो इसे 1994 में लेके आया गया था और इन यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो लीगली बाइंडिंग होगा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो लीगली बाइंडिंग होगा। इसको आप एकदम कहीं पर अच्छे से नोट करके रख लीजिए, इसलिए मैंने इसे रेड से लिख किया है कि लीगली बाइंडिंग होगा, क्योंकि हर चीज लीगली बाइंडिंग नहीं होता यूनाइटेड नेशन का। बस प्रेशराइज करते वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल गवर्नमेंट होते हैं रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, बट ये यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लीगली बाइंडिंग होगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के तहत। ठीक है, और ये ओनली कन्वेंशन है जो कि स्टेमिंग कर रहा है, मतलब डायरेक्ट रिकमेंडेशन हो रहा हुआ था रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 से। मतलब रियो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एजेंडा 21, उससे ये डायरेक्टली ये कन्वेंशन बनाया गया है। मतलब 1994 में जो रियो में जिस वक्त हुआ था 92 में, वो उसके बाद डायरेक्टली उसी कन्वेंशन मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद ही इसी कन्वेंशन को बनाया गया है। मतलब ये रियो कॉन्फ्रेंस पे पूरी तरह से बेस है, उसी के बाद ये बनाया गया था 94 में। ठीक है, और ये एक्चुअली इसका जो मेन फंडा होता है ताकि वो क्या कर सके, 2006 में इसको अच्छे से डिक्लेयर किया गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन भी, मतलब जो इसको और भी अच्छा ज्यादा तरीके में पब्लिसाइज पूरे मीडिया तक, हर जगह तक, एक एक जगह तक पहुंचे। तो इसलिए जो 2006 को 2000 मतलब 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन भी इनके द्वारा ही घोषित किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है सोलर ग्रासलैंड्स। सोलर ग्रासलैंड्स को हम स्टेट्स एंड न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये नीलगिरी जो कि तमिलनाडु है और केरला के बीच में आता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, केरला और तमिलनाडु से रिलेटेड है, इसलिए हम स्टेट्स एंड न्यूज में लिखेंगे। क्या था ये, क्यों था, क्योंकि जो एक्सपैंडिंग जो ये जो वहाँ पे टी और कॉफी से रिलेटेड जो इतना सारा मतलब बिजनेस से रिलेटेड इतना सारा एग्रीकल्चर, ये सिर्फ टी और कॉफी से रिलेटेड जो किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है इस एरिया में, इससे क्या हुआ, जो 16 का जो वेजिटेशन है ना वो अभी डिग्रेड होते जा रहा है। तो इसके वजह से मद्रास हाईकोर्ट ने ये एक कमिटी बोला बनाने के लिए और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट मांगा है कि क्या चल रहा है और 16 ग्रासलैंड का मतलब ये धीरे धीरे इनका प्लांट मतलब ये घट क्यों रहा है। ठीक है, तो इससे ये जो रिपोर्ट है इससे एक की फाइंडिंग भी आया है कि ये जो चेंज इन वेजिटेशन है ना, इससे क्या होगा, जैसे अगर जैसे जैसे 16 ग्रासलैंड अगर घटते जाएंगे तो ये क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर रिसोर्स सोर्सेस होगा और वो ऑलरेडी लीडिंग कर रहा है मैसिव लैंडस्लाइड से रिलेटेड। मतलब ये जो एरिया है ना वेस्टर्न घाट्स का एरिया, ये एरिया में ऑलरेडी ये जो 16 ग्रासलैंड है, मतलब ये क्या होता है, ये एक मान लीजिए पहाड़ हुआ, एक तो है बहुत बड़े बड़े पेड़ जो कि हिमालयंस में मिलते हैं। ये जो नीलगिरी के अराउंड में ना ये छोटे छोटे ना ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बौने बौने प्लांट, ड्वार्फ ट्रीज जिसको कह सकते हैं, वो बहुत सारे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या करें, ये लैंडस्लाइड होने नहीं देते,
बट अगर आप इसको हटा के यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर दिए, टी और कॉफी का प्लांटेशन करना स्टार्ट करें, तो ये तो बारिश ज्यादा जोर होगा तो ये तो टी या कॉफी रोक नहीं पाएंगे ना। तो क्या होगा, ये डायरेक्टली लैंडस्लाइड होंगी। तो ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगा कि 16 का फॉरेस्ट का जो ये था, ये धीरे धीरे घटते क्यों जा रहा है। ठीक है, अब 16 ग्रासलैंड से रिलेटेड अगर जानेंगे तो जैसा मैंने बताया, ये 25 से 30 फीट के होते हैं, ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं। और ये ज्यादातर वेस्टर्न घाट के जो हाई अल्टीट्यूड थे वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हाई अल्टीट्यूड है जो कि वेस्टर्न घाट्स के, तो आप क्या होगा, जो भी ये जो भी रिवर्स होते हैं ना, उनका जो सोर्स पॉइंट तो यही होता है ना, पेरिनियल रिवर जो भी होते हैं जो पूरे साल जो चलते हैं, जैसे उनका तो सोर्स पॉइंट यही माउंटेन्स का जो टिप होता है, मतलब हाई जो भी हाई एरिया में जो भी हो रहा है वहां से ही वो तो निकलेंगे ना। तो अगर वहां पे अगर यदि हम ये तरह के 16 ग्रासलैंड है ही नहीं, तो ये कैसे करके वाटर सेव कर पाएंगे, और ये वाटर मतलब एक नदी की तरह बह पाएंगे, जो कि डायरेक्टली आपको इनडायरेक्टली मतलब जो भी प्लेन एरिया उसको भी इफेक्ट करेगा। तो ये सब वजह से मद्रास हाईकोर्ट इनसे एक रिपोर्ट मांगे कि 16 से रिलेटेड क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो केरला और तमिलनाडु से रिलेटेड है ये 16 ग्रासलैंड्स। तो अब आगे हमारे आज के आखिरी टॉपिक में, जो कि है एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम ईटीएस, जिसे हम फिर से स्टेट से न्यूज में लिखेंगे क्योंकि ये गुजरात स्टेट से रिलेटेड है। तो क्या है ये, क्यों था ये न्यूज में? तो हाल ही में सूरत, जो कि बहुत ही फेमस सिटी है गुजरात का, तो वहां पे गुजरात गवर्नमेंट ने एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम एक लेके आया। उसका काम क्या होगा, ताकि वो मतलब पोल्यूशन से रिलेटेड ट्रेडिंग एक तरह से फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक पार्टिकुलर मैटर होता है ना, जो कि पोल्यूशन का PM2.5 और SO2 जितने भी पोल्यूशन के जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो भी वहाँ पे मैटर्स हैं पोल्यूशन के, उनसे रिलेटेड ट्रेडिंग किया जाएगा। क्या है ये, मैं आपको आगे अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए कंपनी है, ठीक है, और ये बी कंपनी है। तो ये ए कंपनी बहुत बड़ा है और बी थोड़ा छोटा है, इनका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, उनका टर्नओवर उतना नहीं है। बट क्या है, ए कंपनी के पास मान लीजिए वो एक्स अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वो हर साल निकालते हैं, और बी कंपनी वाई अमाउंट ऑफ निकालते हैं। तो उनको एक्स अमाउंट ऑफ जो पोल्यूशन निकाल रहे हैं ना, उनका उनको टैक्स पे करना पड़ेगा कि वो पोल्यूशन उतना क्यों निकाल रहे हैं। पर हाँ, एक एक मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट तक रखा गया है कि वहां तक अगर आप पोल्यूशन निकाल रहे हैं, पीएम मतलब इस तरह का पार्टिकुलेट मैटर का एमिशंस कर रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हैं ना, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए ये एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है। तो ये आप कितना तक आपको टैक्स पे करना होगा, आपके ऊपर फाइन लगा जाएगा। तो आपको पहले ही परमिशन लेना पड़ेगा कि हम इतना अमाउंट ऑफ पोल्यूशन पीएम जो पर्टिकुलर मैटर का एमिशन करेंगे, तो हमें इतना का राइट दिया जाए। तो आपको इतना राइट अगर गवर्नमेंट से चाहिए, तो आपको कुछ पेमेंट करना होगा, तब आप वो ले सकते हैं कि हम इतना पोल्यूशन कर सकते हैं। उसी तरह से जो भी कंपनीज हैं उनको जितना एमिशन करना है पर्टिकुलर मैटर का, उनसे रिलेटेड उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। तो इसीलिए ये एक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बन गया, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा मार्केट बन गया है। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं वो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होंगे, और वो टोटल एमिशन कितना भी किस इंडस्ट्री से निकल रहा है उनको पूरी तरह से मॉनिटर भी करते रहेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोले हैं, इतना का पेमेंट किए हैं और वो ज्यादा पे कर रहे हैं। क्योंकि एक तरह से ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि अगर आपको पता होगा कि आपके घर में कहाँ कहाँ से पोल्यूशन निकल रही है, कहाँ कहाँ गंदगी है, तभी ना आप वो सब जगह को साफ करोगे, या उसके बिहाफ में आप क्या करोगे, जैसे आपके जितना फेनल देना है, लाइजोल देना है, या क्या कोई भी चीज आप जो साफ सफाई करने के लिए कर रहे हो, तब उस हिसाब से आप क्या करोगे, तब तो करोगे जब आपको पता होगा। तो इसी तरह से गुजरात जो भी गवर्नमेंट है, उनके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पता है कि ये होने वाला है, इतना गंदगी होने वाला है, इतना पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन होगा, तब उसी बेसिस पे वो उस तरह का स्कीम्स भी लेके आएंगे ताकि वो उसके कॉम्बैक में कुछ कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जो कि बाई सेल करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, हमको इतना नहीं चाहिए एमिशंस का जो भी रेटिंग है जो हमने लिया, और ये किलोग्राम का बेसिस पे किया जाएगा, कितना किलोग्राम का कैपिंग भी होगा इसमें। और ईटीएस जो है वो एक कैप एंड ट्रेड मार्केट की तरह डील किया जाएगा। ठीक है, वही मैंने जैसे बोला कि एक सैचुरेशन पॉइंट रखा जाएगा, कैपिंग कर दिया जाएगा कि इससे ज्यादा आप अगर हुआ तो आपको कुछ पेमेंट करना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम आपको बहुत कोई कोई कंपनी है कि काफी ज्यादा वो रईस है, तो पर्टिकुलर मैटर निकालेंगे जितना उतना ही उनका बिजनेस होगा, क्योंकि उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो वैसा भी नहीं, उनको कुछ कैप कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा तो आप ले भी नहीं सकते, इसका परमिशन मिल भी नहीं सकता। और इस दोनों के बीच में अगर आपको लेना है तो इतना का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना के लिए परमिशन मतलब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अपने जो भी हमारे उन दोस्तों तक जो
इस बार करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, और जैसा कि हमारे पास अब टाइम भी एक्स्ट्रा आ गया है, तो प्लीज उन तक भी ये वीडियोस को पहुंचा दें, ताकि वो एटलीस्ट करंट अफेयर सेक्शन जहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज और घबरा जाते हैं यूपीएससी का पैटर्न देखें, तो प्लीज आप उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं, ताकि हम सभी मिलकर अपने आप को ऐसा बना सके, स्पेशली इस कोविड-19 सिचुएशन में, कि हम सभी तक पहुंच सके और सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छे से रहिएगा, स्टे सेफ, जय हिंद।